और शिव की नगरी काशी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। पीएम आज काशी पर सौगातों की बरसात करने वाले हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी 1,500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और शिलान्यास भी करने वाले हैं। रुद्राक्ष सेंटर का उद्घाटन करेंगे और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोरो सेवा की भी शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और बनारस में किस तरह की तैयारियां हैं, तस्वीरें लगातार वहां से आ रही हैं। सरगर्मी तेज, लोगों को बेसब्री के साथ अपने सांसद का इंतजार, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। और जब देश का प्रधानमंत्री किसी इलाके का सांसद हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में किस तरीके से कौतूहल और उत्सुकता वाली स्थिति रहती होगी जब उनका आगमन होगा। तो ये तस्वीरें तो हम आपको दिखाते ही रहेंगे। मेरे साथ इस वक्त एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं काशी, क्या तैयारी है, क्या खास आज देखने को मिलेगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन उन्होंने घोषणा करी थी कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ना की इच्छा रखते हैं, उसी दिन से वाराणसी क्या पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों में ये भावना हो गई थी कि अब उत्तर प्रदेश का और ख़ासतौर से वाराणसी का सर्वांगीण विकास अब संभव होगा। और उस प्रत्याशा में जब मोदी जी ने एक वाक्य कहा कि मैं आया नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है जी, तो लोगों ने इससे एक अंतर मन में उठी जो उनकी कल्पनाएं थीं उसके साथ जोड़कर उन्होंने विचार किया। और मुझको लगता है कि आज वास्तव में माँ गंगा ने वाराणसी के जो पुराना प्राचीन गौरव और गौरवशाली परंपराएं थीं उनके पुनरुद्धार के लिए, उनको पुनर्जीवित करने के लिए आज जिस प्रकार से संकल्पित प्रधानमंत्री दिखे हैं और योगी आदित्यनाथ जी उनके साथ एक जो सहायक के रूप में विकास की यात्रा में वो सहयात्री बने हैं, बनारस का स्वरूप तेजी के साथ विगत कुछ वर्षों में परिवर्तित हुआ है। और अगर आप देखें तो वाराणसी जहाँ पर हम जब जाते थे तो छोटे छोटे स्थानों पर आधा किलोमीटर जाने में कई घंटे का जाम में हमको फंसना पड़ता था। गलियाँ जो थीं वो अजीब प्रकार से गंदगी का शिकार बनती थीं। आज पूरा, चाहे सीवरेज ट्रीटमेंट का प्रोग्राम हो, सीवरेज को फिर से ठीक करने का रहा हो, चाहे आज पानी के पेयजल की व्यवस्था का रहा हो, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्कूल कॉलेज के पुनरुद्धार का रहा हो, या अगर कहे कि कोरोना काल के बाद से लेकर और आज तक एक अभूतपूर्व जो परिवर्तन हुआ है पूर्वांचल के लोगों को, जिसका सीधा लाभ मिलने वाला है, वो ये है कि वाराणसी में आधुनिक चिकित्सा साधन संसाधनों का एक प्रकार से अद्भुत समन्वय स्थापित किया गया है। अब आज ही आप देख लीजिए कि बीएचयू में 100 बेड का जो एमसीएच विंग है उसको आज जहां वो शुरू करेंगे। वहीं दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय जो पांडेपुर में है उसमें 50 बेड एमसीएच विंग का अलग से करेंगे। बीएचयू में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थोलॉजी का अलग से विंग होगा। और लाल बहादुर चिकित्सालय रामनगर में एक आवासीय भवन के साथ साथ 14 जो अस्पताल होंगे, स्वास्थ्य केंद्र होंगे, उसमें पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को लगाने का आज जो इतने बड़े बड़े काम आज हो रहे हैं। बनारस में, वाराणसी में अगर आप देखें तो चिकित्सीय सुविधाओं का सीधा लाभ केवल वाराणसी को नहीं बल्कि आप आसपास के लगभग 1 दर्जन से ऊपर जो पूर्वांचल के अति पिछड़े जिले हैं जिनमें चिकित्सीय साधन संसाधन के लिए उनको लखनऊ या दिल्ली जाना पड़ता था, उन लोगों को वो जो कहना चाहिए कि एक सुपर स्पेशलिटी की जो सुविधाएं होती हैं चिकित्सीय, वो उनको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ साथ चाहे वो गली हो, चाहे सड़क हो, सड़क का चौड़ीकरण हो, चाहे संपर्क मार्ग जितने हों उनको व्यवस्थित करने के साथ साथ चाहे जो ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए एक तरीके से शहर में पार्किंग का जाल सा बिछा है। आज भी आप देखें गोदौलिया पे मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग के साथ साथ अन्य कई पार्किंग का आज भी शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है। अगर हम देखें तो 80 घाट हैं, घाटों पर जहां सूचना पट का है व्यवस्था, वहां पर आज गंगा नदी में पर्यटन विकास के लिए 2 रोल ऑन रोल ऑफ
वेसल्स का संचालन का भी आज यहीं पर व्यवस्था है। राजघाट से लेकर 80 घाट तक क्रूज बोट का संचालन आज जहां पर होगा, तो विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आकर्षित होंगे। हमारे जो डोमेस्टिक जो टूरिस्ट हैं उनको तो ये आकर्षण का केंद्र बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र का हो किसानों के लिए, चाहे ड्राइवर के प्रशिक्षण का हो, आम लोगों को रोजगार देने का, चाहे केंद्रीय कारागार को एक नए प्रकार की व्यवस्थित तरीके से उसको करने का हो, या पेयजल की परियोजनाओं के साथ साथ जो नीर निर्माण परियोजनाएं हैं, 11 परियोजनाएं हैं, उनको संचालित करने का जो काम होगा, मैं समझता हूं कि वाराणसी का एक अद्भुत समागम हुआ है। नहीं आप दिनेश काशी में जाइए। हाँ नहीं दिनेश जी, आप सही कह रहे हैं कि दरअसल नगरी कहलाती थी। जी, जिन परियोजनाओं की आप जिक्र कर रहे हैं और जो तोहफे जनता को मिलने वाले हैं, उसका लाभ सिर्फ बनारस के लोगों को नहीं होगा, बल्कि पूर्वांचल का पूरा जो इलाका है उससे फायदा पहुंचने जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी वाले, वो तो ये कह रहे हैं कि बात थी क्योटो बनाने की बनारस को। बनारस को क्योटो बनाने की बात थी, काशी को। आपका प्रश्न मैं सुन नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूं सर कि हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले आप लोगों पर हमला कर रहे हैं ये कह के कि काशी को क्योटो बनाने की बात थी। क्योटो की हम तुलना क्यों करें? क्योटो से अगर अच्छा बन जाए, ये आध्यात्मिक नगरी है। आध्यात्मिक में उसमें धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को जहां हमने तलाशा है, वहां इसको आधुनिक नगरी के रूप में आप देखिए, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर ये इंटरनेशनल लेवल का बना हुआ है। इसके पहले दूसरे दो सभागार वहां पर बनाए गए हैं, वो आप देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के बनाए गए हैं। हमने धार्मिक नगरी के साथ साथ कि बाबा भोलेनाथ पर गंगा जी का निर्मल जल सीधे जाकर पड़ेगा, हमने अध्यात्म को भी जोड़ा है, आधुनिकता को भी जोड़ा है, सामाजिकता परिवेश को भी हमने शामिल किया है, और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को भी प्राचीनता को बनाए रखते हुए हमने उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, इसका एक अद्भुत समागम वाराणसी के पास में हमने किया है। जो संपर्क मार्ग है, देखिए जैसे आज गाजीपुर का संपर्क मार्ग है जी, कई जगहों पर आप देखिए पुलों का एक जाल बिछ गया है चारों तरफ कि आप हवाई अड्डे से भी सीधे चलेंगे तो पता लगा कि मुख्य बाजार तक आप सीधे वहां पर मात्र 10 मिनट से 15 मिनट पे पहुंच जाएंगे, जहां 2-2 घंटे लगा करते थे। तो ये हमने प्राचीनता को छेड़ा नहीं है, हमने आधुनिकता का समावेश प्राचीन गौरवशाली संस्कृति को बनाए रखते हुए कि आप संकट मोचन में जाएं तो वही आनंद की अनुभूति आपको और अधिक सुविधाओं से हो। आप बाबा विश्वनाथ में जाएं तो आज गली में एक दूसरे से टकराते हुए जाते थे, आज आपकी बड़ी ट्रक भी वहां पर चली जाएगी, आज प्रवचन हाल भी वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा, और बाबा विश्वनाथ पे सीधे गंगा जल का प्रवाह देखते हुए लोग अपने को आनंदित महसूस करेंगे। घाटों का सौंदर्यीकरण रात के समय देखने वाली चीज होती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग आकर देखें। देव दीपावली का पर्व आज लोग अद्भुत तरीके से मनाते हैं। बिल्कुल वो दृश्य तो बड़ा विहंगम होता है। एक सवाल और है सर, एक आखिरी सवाल आपसे। विपक्ष इस टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है, जो प्रधानमंत्री का दौरा है। कहा जा रहा है कि दरअसल ये चुनावी शंखनाद एक तरीके से आने वाले दिनों में जो यूपी में चुनाव हैं उसी के मद्देनजर ये चीजें की जा रही हैं, पूरी कवायद है। देखिए प्रधानमंत्री, ये अगर चुनाव का होता तो ये जो चीजें, जो योजनाएं कई सालों में बनकर तैयार हुई हैं, एक दिन में तो हुई नहीं है। अगर हम ये मान लें कि हम 4 साल पहले हमने जो योजनाएं शुरू की थी, तो आज मानिए रुद्राक्ष वाला 3 साल पहले हमने शुरू किया था कन्वेंशन सेंटर, आज हम उसका लोकार्पण कर रहे हैं। तो मोदी जी का पहले ही से एक वाक्य था कि जिसका शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम समय के अनुसार समयबद्धता के आधार पर करेंगे। और यही चीजें को योगी जी ने अपनी प्राथमिकताओं में रखा कि जिसका शिलान्यास हो तो तय समय पर उसका लोकार्पण भी हो। तो आज इतनी 200 से भी ऊपर योजनाओं का जो लोकार्पण आज वो कर रहे हैं, तो क्या एक दिन में हो गई? चुनाव अगर 4 साल पहले हमने कोई काम शुरू किया तो हम ये कहते थे कि 4 साल बाद चुनाव आने वाले हैं, इसलिए चुनावी दृष्टि से हम काम नहीं करेंगे क्या? हम चुनाव के लिए काम नहीं, हम जनता के लिए काम करते हैं। ये बात विपक्ष को ठीक से समझ में आनी चाहिए। उनको विकास का कोई मुद्दा नहीं मिलता तो अनर्गल आरोपों के आधार पर किसी को कटघरे में खड़ा करने का जो उनका पुराना स्वरूप है, उस स्वरूप को बदलने की आदत डालने की जरूरत आज है। और मैं समझता हूं कि जो विकास हो उसमें सबको सराहना के भाव रखने चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए हमारे लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।